Hi everybody. The RBI has released its annual report for financial year 2024-25. Consider this a gold mine of information for all the phases of RBI Grade B exam. बट ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बल्कि है, ठीक है, और इसको कवर करने के लिए आपको थोड़ा स्मार्ट वे में करना पड़ेगा, वरना फिर क्या है कि बहुत टाइम लग जाएगा। हमारी समरी भी आ जाएगी, आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 7 और 10 डेज़ में आपको समरी मिल जाएगी। बट मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ कि आपको कैसे खुद से कवर करना है, सो दैट जब तक समरी अपलोड होगी तब तक आप टाइम को अच्छे से यूज़ कर पाओ। एंड इसमें डेटा पॉइंट्स इतने ज़्यादा हैं कि आप 1-2 बार रीड करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको बार बार रिवाइज़ करना। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात नहीं है, ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी काफ़ी हेल्प करेगा। जहाँ भी आपको ऐसे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हो, उसमें इस रिपोर्ट में जो बातें बोली गई हैं वो आपके बहुत काम आएंगे। तो इसको अब हम रीड कैसे करें? सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि इसका लीगल बैकग्राउंड क्या है। तो वो आता है दैट कम्स फ्रॉम द आरबीआई एक्ट सेक्शन 53 क्लॉज 2। उसमें ये बातें लिखी गई हैं कि आरबीआई को हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, एंड थ्रू दैट इन्हें बताना पड़ता है कि इनके जो भी जैसे आरबीआई के जितने भी फंक्शंस हैं, इसके बारे में आपने ऑलरेडी रीड कर रखा होगा वैसे। तो जैसे करेंसी मैनेजमेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी को, उसके प्लान्स को डिवाइस करना और उसे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना, ये भी आरबीआई का फंक्शन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ये भी आरबीआई का फंक्शन होता है। इसके अलावा पब्लिक डेट मैनेजमेंट, बैंकर टू बैंकर्स या फिर बैंकर टू दी गवर्नमेंट, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बहुत सारे बेनिफिट्स आरबीआई के थ्रू मिलते हैं। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं आरबीआई के, आपको हर फंक्शन के उसमें जाके देखना पड़ेगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ पूरे साल भर हुई हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो एनुअल रिपोर्ट का काम ये है कि आरबीआई अपने सारे फंक्शंस में जो भी इनके काम होते हैं पूरे साल भर के, वो बताती है थ्रू इट्स एनुअल रिपोर्ट। अब इसमें से आपको पॉइंट्स ढूंढने होते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी फंक्शंस होंगे उसका ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि पूरे साल भर में कौन से मेजर पॉलिसी डिसीजंस लिए गए हैं, अगर कोई नई एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, अगर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, उसका स्टेटस क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। माइक्रो लेवल के नंबर्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो सेक्शन की बात कर रहा था मैं, सेक्शन 53 क्लॉज 2, उसमें ये लिखा गया है कि एक फिस्कल ईयर ख़त्म होने के, जो कि ख़त्म होता है कब, 31 मार्च को, तो 31 मार्च से लेके 2 महीने के भीतर आरबीआई को अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके भेजनी होती है, किसको, फिनांस सेक्रेटरी को। तो इसीलिए जैसे आज डेट है 29 मई और आज ही ये रिपोर्ट आई है, तो आप देख सकते हो कि विद इन 2 मंथ्स ये रिपोर्ट रिलीज हो गई है। सबसे पहला फंक्शन करेंसी मैनेजमेंट, तो उसमें आप देखो कि एक इन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, सा मुद्रा, अलॉन्ग विद BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो इसका काम क्या होगा कि जो करेंसी मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ओवरहॉल करना है। तो ऐसे ऐसे जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं लास्ट 1 ईयर में, तो उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बैंक नोट्स के सर्कुलेशन की बात करें तो वॉल्यूम उसका बढ़ा है बाई 7.5% एंड द वैल्यू हैज़ इंक्रीज्ड बाई 6.1%। अब ये वॉल्यूम वैल्यू में क्या डिफरेंस है, ये आई होप आपको पता हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है ये। मान लो 100 रुपये का आपके पास एक नोट है, ठीक है, 1 नोट, और 200 का एक है, और 500 का एक है। तो अब क्या होगा, आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं दैट इज 3, ये हो गया आपका वॉल्यूम, एंड अगर इसको ऐड करें तो ये आता है कितना, 800। तो ये हो गया वैल्यू, तो मतलब वैल्यू 800 और वॉल्यूम कितना, 3। तो वैसे ही वॉल्यूम बढ़ा है बाई 7.5% और वैल्यू इंक्रीज हुई है 6.1%। उसके बाद अगर हम बात करें ई रूपी की, और ई रूपी के बारे में आपने आई थिंक जिन लोगों ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया होगा उन्होंने जरूर रीड किया होगा। तो इसका नंबर देखो आप कि 334% से इंक्रीज हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर है। ऐसे ऐसे डेटा पॉइंट्स आपको जहाँ भी मिलेंगे वो आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करना है, एंड वो हर हाल में याद होना चाहिए क्योंकि इसके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी है। देन मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो आपको पता है कि फेब मंथ में एक बार रेपो रेट को रिवाइज किया गया और इसे
रिड्यूस किया गया बाई 25 बेसिस पॉइंट। फर्दर इसको अप्रैल में रिड्यूस किया गया था, बट अप्रैल क्योंकि नेक्स्ट फिजिकल ईयर का पार्ट हो जाता है, तो अगर हम बात करें कि सिर्फ जो लास्ट हमारा फिजिकल ईयर ख़त्म हुआ है, ठीक है, 31 मार्च 2025 को, तो उस फिजिकल ईयर में कितने रिविजन्स हुए थे रेट में, तो वो एक ही हुआ था। एंड इसके पहले जो रिवीजन हुआ था वो हुआ था फेब 2023 में, यानी ऑलमोस्ट 2 साल के बाद ये चेंज हो रहा है। इसमें फिर आपको ये भी देखना है कि स्टैंस क्या था। तो जैसे कोविड के बाद क्या हुआ कि लिक्विडिटी क्रंच बहुत ज़्यादा आ गई, तो उस समय बिजनेसेस के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हो सफिशेंटली मीट करने के लिए फंड्स हो, और अगर हम रिटेल लेवल पे भी बात करें तो जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके पास स्पेंड करने के लिए सफिशिएंट मनी हो, तो ये सोच के आरबीआई ने उस समय रेट कम किया था, और एक बार में नहीं बहुत बार में कम हुआ है ये। बट जब सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई, जब बैक टू नॉर्मल आने लग गया सब कुछ, तो उस समय आरबीआई को लगा कि अब मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो उस समय उन्होंने फिर रेट को रिड्यूस करना स्टार्ट किया, रेट को इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया। तो इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन को थोड़ा अगर मान लो कि इन्फ्लेशन की वैल्यू राइज कर रही है, ठीक है, मंथ ऑन मंथ, तो उस समय इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, ठीक है। और अगर ये स्टैंस बहुत लंबे टाइम तक रहे, तो इसी स्टैंस को हम बहुत ही सिंपल वे में बोले तो इसे हम बोल सकते हैं विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। फिर आरबीआई को लगा कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म जो इन्फ्लेशन का लेवल है वो थोड़ा मॉडरेट हो चुका है, वो काइंड ऑफ स्टेबल है, ठीक है। तो उसके बाद आरबीआई को लगा कि अब हमें वापस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा जो हमारी पॉलिसी रेपो रेट है उसको। तो इसीलिए फेब में इस साल रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कम किया गया है, और उसके बाद फिर अप्रैल में कम हुआ। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो आपको समझना पड़ेगा कि किन सिचुएशन में आरबीआई ने रेट को कम किया है। इसी के साथ अगर आप देखो तो 2-3 और भी चीज़ें हैं, जैसे एमएसएफ है, उसके बाद एसडीएफ है, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी मीनिंग क्या है। लाइकवाइज यहाँ पे सीआरआर है, ठीक है, उसके बाद एसएलआर होता है, तो ये सब की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर रेगुलेशन फंक्शन की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे डायरेक्शंस, मास्टर डायरेक्शंस वो रिलीज़ किए गए, तो ये सब आपको होना चाहिए पता। अच्छा, अभी जो कुछ भी पिछले 3-4 मंथ्स में आया है वो ऑलरेडी आपको संपूर्ण फाइल में मिल जाएगा। बट सपोज कोई ऐसी चीज़ जो कि लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी, तो वो आपके नोट्स में अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि कोर्स जो हमारा लॉन्च हुआ है वो आई थिंक दिसंबर में हुआ था, राइट। तो दिसंबर 2024 के पहले जो भी कुछ लॉन्च हुआ था या फिर जिसके बारे में अपडेट आई थी जो अभी आपके पास नहीं है, तो वो हम क्या करेंगे कि आपने स्टडी नोट्स में नोटिस किया होगा कि फॉर्डर मटेरियल नाम से वहाँ पे कुछ फाइल्स हैं जिसमें अभी कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये जितने भी डायरेक्शंस हैं जो कि दिसंबर के पहले आए थे वो एक एक करके मैं वहाँ पे दे दूंगा आपको, आप रीड कर लेंगे सब कुछ, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करो कि बस आप देख लो कि पिछले साल क्या क्या हुआ था, इससे एटलीस्ट आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। आपको याद रहेगा कि हाँ क्या क्या हुआ था। नोट्स में जाके आप इसको डिटेल में रीड कर लेना कि ये एक्चुअली में है क्या। उसके बाद अगर हम पेमेंट्स की बात करें तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अगेन वैल्यू, वॉल्यूम, ऐसे टर्म्स में आप जो डेटा पॉइंट्स है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इंडेक्स की बात हुई है, एक डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स, तो इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रवाह पोर्टल का काम क्या है, पर्पस क्या है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है दैट हैज इंक्रीज बाय 3.4%। इससे रिलेटेड आप देख सकते हो जो ऑलरेडी आपके चैप्टर में होगा वैसे, कि फॉरेक्स रिजर्व के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो कि फॉरेक्स रिजर्व को कॉन्स्टिट्यूट करती है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो एक एक करके आप देख लेना। इनफैक्ट ये वाले पीपीटी में भी बहुत सारी बातें हैं जो मतलब ऐसा हाइलाइट्स मैं इसको नहीं बोलूँगा बिकॉज ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। रिपोर्ट अभी जस्ट आई है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं था कि मैं 300 पेज की समरी आपको अभी तुरंत बना के दूँ। ये आप मान के चलो कि 7 दिन 10 दिन के भीतर मिल जाएगा आपको, लेकिन एक उसका ओवरव्यू टाइप का कि आपको रीड कैसे करना है, आपको किस टाइप के पॉइंट्स यहाँ पे नोट्स में अपने ऐड करने हैं, वो आपको ये वाली पीपीटी देख के समझ में आ जाएगी। तो ये सब आप एक बार देख लेना। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है। तो जो हमारा नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो नेक्स्ट पीरियड के लिए अभी उसको फॉर्मुलेट किया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम के जस्ट पहले इसको लॉन्च कर दिया जाए, तो उस केस में आपको इसको बहुत डिटेल में पढ़ना रहेगा।
PSL के ऊपर रिवाइज्ड जो मास्टर डायरेक्शंस हैं वो आई थी और ये ऑलरेडी संपूर्ण में कवर्ड है। आप मंथ देख लेना किस में है, बट आपको ये मिल जाएगा, सॉरी। तो ऐसे करके आप एक बार देख लेना क्या क्या है यहाँ पे, और जब नोट्स आए तो आप वहाँ से एक बार इसको अच्छे से रीड करना। बट अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्या कि आप इसको खुद से रीड करना स्टार्ट करो। अगर आप इसको 1 या 2 चैप्टर अगर खुद से पढ़ ले रहे हो तो इससे क्या होगा कि आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि नोट्स में सब कुछ एकदम समराइज्ड वे में होगा। तो ऐसा हो सकता है कि जो लंबे सेंटेंसेस रीड करके आपको बहुत अच्छे से समझ में आता, वो शायद ऐसे समरी को देख के ना आए। और अभी एग्ज़ाम में क्योंकि टाइम है, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, अगर एग्ज़ाम में 1 मंथ का टाइम होता तो ये माना जा सकता था कि ठीक है आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसको खुद से रीड करो रिपोर्ट को, बट अभी ये पॉसिबल है। तो अभी प्लीज़ आप रीड करना स्टार्ट करो और कुछ ही दिन में आपको इसकी समरी मिल जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।